हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का लॉफुल लर्निंग में स्वागत है। आज हम लॉफुल लर्निंग में अपना पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग इंडिया में एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये हमें एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 के थ्रू मिला था। इसे असेंट मिली थी 25 अप्रैल 1872 को, और इसका एनैक्टमेंट किया गया था 1 सितंबर 1872 को। अब इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाता है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में एक चीज और दी गई है कि यहाँ इस एक्ट का एक्सटेंट इंडिया में कहाँ तक होगा, क्योंकि पहले दिया गया था कि इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 के थ्रू इस चीज को बोल दिया गया है कि अब ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होगा। अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो कि है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसमें सबसे पहले इंटरप्रिटेशन किया गया है प्रपोजल का। तो सेक्शन 2A क्या बोलता है? सेक्शन 2A बोलता है when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. इसका मतलब होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्निफाइज यानी कि कोई अपनी इच्छा दर्शाता है। एक आदमी है, वो अपनी इच्छा दर्शाता है कि कोई काम उसको करना है या उसको वो काम नहीं करना है। इसलिए दर्शाता है कि सामने वाला उस चीज में हामी भरे और उसके साथ वो काम करे, उस काम का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करे। एक काम है, उसका एक सीक्वेंस है कि एक इंसान वो अकेला नहीं कर सकता, उसको दूसरा इंसान भी चाहिए। तो वो पहला इंसान अपनी बात को रखेगा कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, या किस प्रकार करना है। तो जब ये बात को रखेगा तो इसे कहा जाएगा कि उसने अपना प्रपोजल रखा है। ठीक है। अब अगली बात बोली गई है सेक्शन 2B में। सेक्शन 2B क्या बोलता है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अब जब ये पहले इंसान ने ए ने जाके अपने मन का प्रपोजल, अपने मन की बात, अपने आप को सिग्निफाई कर दिया बी के प्रति कि देखिए मेरे को ये करना है या ये नहीं करना है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब बी ने अगर उस चीज को करना एक्सेप्ट कर लिया, उस काम के ट्रांजैक्शन में आने को एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे बोलेंगे कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड द प्रपोजल इज बीइंग एक्सेप्टेड। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो इसे कहा जाता है कि अब इन्होंने एक प्रॉमिस कर लिया है। प्रॉमिस किस किसने किया? जिसने प्रपोजल दिया था और जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके। इन दोनों ने, जब एक ने प्रपोजल रखा और एक ने एक्सेप्टेंस दी, तो अब इनने बना दिया है एक प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन गया तो अब जिसने प्रपोजल दिया उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रॉमिसर, और जिसने एक्सेप्ट किया है उसको कहेंगे प्रॉमिसी। ये दिया हुआ है सेक्शन 2C में। अब हम आगे बढ़े उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़ी कि देखिए, अब इनने प्रपोजल दे दिया, इनने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस प्रपोजल को हम एक चीज और कहते हैं, हम कहते हैं ऑफर। ओके। अब ऑफर क्या है? ऑफर मतलब एक, हमने एक प्रपोजल रख दिया। ओके। नाउ there's one more term which is invitation to offer। invitation to offer क्या होता है? invitation to offer ये होता है कि अगर किसी ने ये बोला है कि आइए, मेरे पास ये चीज है, आपको चाहिए तो आप बताइए। लाइक आप एक ग्रोसरी स्टोर में गए या आप एक मार्ट में गए। मार्ट्स में क्या होता है, जनरली हर चीज की प्राइस टैग लगी रहती है। तो ये एक इनविटेशन टू ऑफर है। उनने ये नहीं कहा है कि लीजिए आप खरीद ही लीजिए, उनने ऑफर नहीं रख दिया, उनने बोला है आप आइए, आप हमें ऑफर दीजिए, हमें पसंद आएगा तो हम आपको सेल करेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हार्वे वर्सेस फेसी। इस केस में क्या हुआ था कि फेसी के पास एक प्रॉपर्टी थी।
अब हार्वे गए, हार्वे ने लेटर लिखा, हार्वे ने बोला कि देखिए भाई फैसी, मुझे आपका ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप बेचेंगे क्या? तो फैसी ने बोला ओके, फैसी ने बोला इसका मिनिमम कॉस्ट सो एंड सो होगा। हार्वे ने बोला ओके, आई एम रेडी, आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे और हम ये खरीदना चाहते हैं। इसमें फैसी ने रिप्लाई किया पर मुझे नहीं बेचना आपको। इस चीज पे हार्वे ने केस किया फैसी पे कि देखिए भाई, उसने हमें ऐसा बताया था कि सो एंड सो अमाउंट में ये बेच सकता है, और हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने तो हमें ऑफर दिया था, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये प्रॉमिस बन गया, ये प्रॉमिस से कैसे हट रहा है? तो इस चीज पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जस्ट एक प्राइस बताना, ये एक इनविटेशन टू ऑफर है कि ये एक प्राइस है, क्या आप इस पे खरीदना चाहोगे? तो इस पे अगर हार्वे बोल रहा है कि ओके मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वो एक तरीके से एक ऑफर कर रहा है। अब अगर फैसी उसको एक्सेप्ट करता है तो ही ये एक प्रॉमिस बनेगा, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता है तो ये प्रॉमिस नहीं बनेगा। तो इनविटेशन टू ऑफर में आपको बोला जाता है, आपको इनवाइट किया जाता है कि आइए ऑफर दीजिए, अगर हमें जमता है तो हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम ये प्रॉमिस को आगे प्रोसीड करेंगे। ना, सेकंड है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब क्या है? जनरल ऑफर का मतलब है एक ऐसा ऑफर जो सबके लिए हो, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। अब ये कंपनी थी कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, इसने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि देखिए मेरे पास एक बॉल है, अगर उसको कोई खरीदता है और उसको एज पर द डायरेक्शंस यूज करता है, उसके बाद भी उसको एक बीमारी नहीं होती है, तो देखिए फिर तो हम आपको इतना पैसा पे कर देंगे, हम गारंटी देते हैं। सॉरी, उसने बोला था कि अगर इसके बावजूद आपको बीमारी हो जाती है, हम गारंटी देते हैं कि इसके बाद आपको बीमारी नहीं हो सकती, पर अगर इसके बाद भी आपको बीमारी हो जाती है तो हम आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, आप हमारी सीरियसनेस इससे देख सकते हैं कि हमने एक सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, कि अगर किसी को हमारी बॉल यूज करने के बाद भी, और जैसे हमने बोला है, जैसे इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ वर्क है कि किस तरह से यूज करना है, उसके बावजूद अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो हम आपको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट देंगे। कार्लेट जी आए, कार्लेट जी ने वो बॉल ली, जैसे उन्होंने कहा था पर्टिकुलरली वैसे वैसे उसको यूज किया, उसको यूज करने के बाद भी उनको वो बीमारी हो गई। तो उनने क्लेम किया कि अब आप कॉम्पनसेशन दीजिए। तो कार्बोलिक स्मॉल कंपनी ने बोला कि नहीं, हमने ये इनके लिए तो किया ही नहीं था। इस बात पे कोर्ट ने बोला कि देखिए, आपने जो एडवर्टीजमेंट निकाला था वो एक जनरल ऑफर था, वो इस तरह से ओपन था कि कोई भी व्यक्ति उसको यूज अपने लिए एक्सेप्टेड माना जाएगा। अगर आपने इस तरह का ऑफर निकाला है और कोई भी व्यक्ति आके आपकी बॉल खरीद रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अब प्रॉमिस क्रिएट हो गया है और अब आपको इसको पर्टिकुलर इंसान को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो इसमें कार्ल जी की जीत हुई और उनको कॉम्पेंसेशन मिला था। ओके, ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हमने प्रोमिसर और प्रोमिसी को कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सेक्शन 2D कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या है? कंसिडरेशन बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है at the desire of the promiser। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि किसकी इच्छा पे चल रही है सारी बात। सारी बात चल रही है प्रोमिसर की इच्छा पे। ठीक है। अब इस चीज को आराम से अच्छे से पढ़ने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये तीन तरह की कंसिडरेशन की बात, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। जैसे कि इसमें बोला है हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, यानी कि पास्ट में कुछ कंसिडरेशन दे दी गई है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है,
एक्चुअली प्रॉमिस होने के पहले ही कंसिडरेशन दी जा चुकी है, ठीक है। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या किया है कि अभी इस वक्त पे आपका प्रॉमिस क्रिएट होने वाला है और दोनों पार्टीज उसी वक्त पे साइमल्टेनियसली कंसिडरेशंस दे रहे हैं। एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कंसिडरेशन का मतलब हमेशा मनी नहीं होता है। कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है, मनी भी हो सकता है, बट सिर्फ मनी हो ये जरूरी नहीं। ओके, थर्ड है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, एक पार्टी ने अपना काम अभी कर दिया है, तुरंत कर दिया है, पर दूसरी पार्टी अपना काम, अपना कंसिडरेशन एक फ्यूचर टाइम में देगी। जरूरी नहीं कि अभी दे, फ्यूचर टाइम में देगी। अगर अभी दे दिया तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, बट अगर कोई चीज फ्यूचर में जाके करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन को एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोलते हैं, और फ्यूचर कंसिडरेशन को एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे और आगे की डेफिनेशंस और आगे के सेक्शंस करेंगे। थैंक यू।